शहर से थोड़ी ही दूर पर स्थित एक बंगलो, जिसके गेट के बाहर खड़े माया और राघव किसी का इंतजार कर रहे हैं। कहाँ रह गया ये ब्रोकर? 10 बजे का खुद बोल रहा था और अभी तक नहीं आया। 10:30 बजने आए हैं। राघव ने घड़ी देखते हुए कहा। राघव एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर की पोजीशन पर है और माया एक हाउसवाइफ। इनकी शादी को 2 साल हो चुके हैं। शहर का अपना घर बेचकर वो शहर से थोड़ी दूर अपने लिए एक नया घर देखने आए हैं। राघव ब्रोकर को कॉल कर ही रहा होता है कि सामने से बाइक आती दिख जाती है। अरे यार, कितनी देर कर दी तुमने आने में? राघव ने कहा। अरे वो थोड़ा घर के कामों में उलझ गया था। आइए अंदर चलते हैं। ब्रोकर ने अपना हेलमेट बाइक के ऊपर रखते हुए कहा। उसने चाबी से गेट का ताला खोला और तीनों अंदर चले गए। एक बड़ा सा चौगान, जिसकी एक और बढ़ी हुई घास तो दूसरी ओर पीपल का बड़ा पेड़, जिसकी डालियां घर की छत को छू रही थी। वो 2 सालों से यहाँ कोई आया नहीं है ना, इसलिए घास इतनी बढ़ गई है। यहाँ के जो मालिक है वो दिल्ली में रहते हैं और इस घर को बेचने की सारी जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दी है। आप आइए ना, अंदर से घर को देख लीजिए। ब्रोकर ने माया को कहा। घर बाहर से दिखने में बहुत खूबसूरत था। एक बड़ा सा दरवाजा, घर का दरवाजा खोला और एक बड़ा सा हॉल, जहाँ 2 कमरे थे। एक और कमरा था जिसमें कुछ भगवान की फोटो लगी हुई थी। ऊपर की ओर एक और कमरा था और साथ में बालकनी, जहाँ पीपल के पेड़ की छांव महसूस हो रही थी। घर बहुत अच्छा है, मुझे तो बहुत पसंद आ गया। राघव ने ब्रोकर को कहा। आपको कैसा लगा भाभी जी? ब्रोकर ने माया की ओर देखते हुए कहा। जी अच्छा है, माया ने हिचकिचाते हुए कहा। हमारी तरफ से तो डील पक्की है। अभी तुम इस घर के मालिक को पूछ लो कि पेपर वर्क कैसे कंप्लीट करना है। राघव ने घर के बाहर जाते हुए कहा। जी मैं उनको पूछकर आपको बताता हूँ। ब्रोकर घर को ताला लगाते हुए कह रहा था, लेकिन तभी वहाँ एक कुत्ता आकर जोर जोर से भौंकने लगता है। सभी चौंक जाते हैं। माया की डर के मारे चीख निकल जाती है। ब्रोकर उसे भगाने की कोशिश करता है, पर वो घर को देखकर भौंकते ही जा रहा था। तभी राघव ने पत्थर फेंक कर मारा और वो कुत्ता वहाँ से चला गया। ब्रोकर ने गेट को ताला लगा दिया। ठीक है राघव, मैं तुम्हें पूछ के बताता हूँ कि क्या करना है आगे। ब्रोकर ने बाइक स्टार्ट करते हुए कहा। ठीक है। राघव और माया अपनी कार में बैठ गए। कार में बैठी माया गहरी सोच में डूबी हुई थी। तभी राघव ने कहा, घर काफी अच्छा है ना, हम इसे थोड़ा रेनोवेट करके और अच्छा बना देंगे। माया का प्रत्युत्तर ना पाकर राघव ने माया से पूछा, क्या हुआ माया, तुम गुमसुम क्यों बैठी हो? हमारा नया घर तुम्हें अच्छा नहीं लगा क्या? ऐसा नहीं है राघव, पर मुझे पता नहीं क्यों अजीब सा महसूस हो रहा था। पता नहीं, पर किसी बात का डर लग रहा था। और वो कुत्ता, वो घर को देखकर कैसे भौंकते जा रहा था, देखा ना तुमने? राघव, कहीं ये घर लेकर हमने कोई गलती तो नहीं की ना? माया ने कहा। अरे माया, वो तो घर बहुत सालों से बंद पड़ा था ना, इसलिए तुम्हें ऐसा आभास हुआ होगा और डर लगा होगा। और रही बात उस कुत्ते की, तो कुत्तों का तो काम ही होता है भौंकना, उसमें क्या नई बात है? हमारे गली के बाहर जो कुत्ता है वो भी तो मुझे देखकर भौंकता है ना, इसका मतलब मैं भूत थोड़ी ना हूँ। राघव ने हंसते हुए कहा। माया भी मुस्कुराने लगी। माया, ये घर मुझे इसलिए भी पसंद आया है कि एक तो ये मेरे ऑफिस के नजदीक है, अभी मुझे आधा घंटा लग जाता है पहुँचने में, अब मैं 10-15 मिनट में ही ऑफिस पहुँच जाऊंगा। और दूसरा, बाहर इतना बड़ा गार्डन भी है। मुझे तो ये घर बहुत अच्छा लगा और तुम देखना, माँ को भी ना ये घर बहुत पसंद आएगा। 3 महीने बाद सारा पेपर वर्क खत्म हो गया। घर में रेनोवेशन का काम भी शुरू हो गया। कुछ ही महीनों में माया और राघव अपने नए घर में शिफ्ट होने वाले थे। एक दिन अचानक शाम को कॉन्ट्रैक्टर का कॉल आया। सर, ये मजदूर लोग रात को काम करने से मना कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्टर ने राघव से कहा। क्यों, क्या हुआ? राघव ने पूछा। सर, वो मजदूर बोल रहे हैं कि रात को ऊपर के कमरे से किसी के रोने की, तो कभी किसी के हंसने की या कभी किसी बच्चे के खेलने की आवाजें आती है। क्या बेहुदी बातें कर रहे हो तुम? तुम्हारे मजदूर रात को नशा तो नहीं करते? उन लोगों का वहम होगा, और या तो रात को काम नहीं करने का बहाना। तुम उन लोगों को समझाओ, ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है कि मजदूर काम नहीं करना चाहते। हो सके तो दूसरे मजदूर लेकर आओ, मुझे अपनी मैरिज एनिवर्सरी के दिन वहाँ शिफ्ट होना है। राघव ने गुस्से में कहा। ठीक है सर, मैं कुछ करता हूँ।
इतना कहकर कॉन्ट्रैक्टर ने कॉल कट कर दिया। कौन था राघव? किसके साथ इतना गुस्से से बात कर रहे थे? राघव चौंक गया। पीछे देखा तो माया खड़ी थी। राघव ने सोचा कि अगर इसे ये आवाज वाली बात बता दी तो बेवजह डर जाएगी, इसीलिए राघव ने बात को टाल दिया। 2 दिन बाद जब राघव ऑफिस के लिए निकल रहा था तब फिर से कॉन्ट्रैक्टर का कॉल आया। सर, आप जरा यहाँ पर आ सकते हैं? कॉन्ट्रैक्टर ने गंभीरता से कहा। क्यों, क्या हुआ? और ये तुम्हारे पीछे शोर कैसा? राघव ने पूछा। सर, आप यहाँ आ जाइए ना, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, मैं पहुँचता हूँ। राघव जब वहाँ पहुँचा तो उसने देखा कि गेट के पास भीड़ जमा थी और पुलिस की गाड़ी खड़ी थी। वो फौरन लोगों को हटाते हुए अंदर पहुँचा। क्या हुआ? यहाँ भीड़ क्यों जमा है? और ये पुलिस? राघव ने कॉन्ट्रैक्टर पर सवालों की बारिश कर दी। सर, हमारे 2 मजदूरों की मौत हो गई है। कल रात जब सारे मजदूर अंदर काम कर रहे थे तब ये दोनों ऊपर के कमरे में काम कर रहे थे। थोड़ी देर बाद जब एक मजदूर ऊपर गया तो वहाँ कोई भी नहीं था। सबने सारी जगह पर ढूंढा पर वो कहीं नहीं मिले। आज सुबह पीपल के पेड़ के नीचे इन दोनों की लाशें मिली, कॉन्ट्रैक्टर ने बताया। पर इनकी मौत हुई कैसे? राघव ने पूछा। हार्ट अटैक से, इंस्पेक्टर ने पीछे से आते हुए कहा। दोनों को एक साथ हार्ट अटैक आ गया? हाँ, डॉक्टर का तो यही कहना है। शायद ये लोग किसी चीज को देखकर डर गए थे और डर की वजह से हार्ट अटैक आ गया। उनकी आंखों पर से भी यही लग रहा है, इंस्पेक्टर ने कहा। जब सब चले गए तब दूसरे मजदूरों ने काम करने से मना कर दिया। राघव ने बहुत समझाया कि ये महज एक इत्तेफाक है, पर कोई भी मजदूर रात को काम करने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। आखिरकार राघव मान गया और उसने कॉन्ट्रैक्टर को बता दिया कि काम सुबह ही कर लो। ठीक है सर, पर आपकी एनिवर्सरी तक काम खत्म नहीं हो पाएगा सर। हाँ, कोई बात नहीं, और कर भी क्या सकते हैं। चलो मैं चलता हूँ। ये कहकर राघव चला गया अपनी ऑफिस की ओर। तभी ऊपर के रूम की बालकनी में एक औरत की परछाई उभरी जिसके साथ एक बच्चा था। दोनों राघव की कार को जाते हुए देखे जा रहे थे और हंसते जा रहे थे। कहानी को आगे बढ़ाने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगा। चलिए अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। राघव, माया और राघव की माँ शोभा जी तीनों को बंगले में आए हुए 10-12 दिन हो चुके थे। उसके साथ ही उनकी नौकरानी कमला थी जो उन्हीं के साथ रहती थी। नीचे एक रूम में पूजा घर था, उसके बगल वाला रूम शोभा जी का था और ऊपर का रूम राघव और माया का था। एक दिन शाम को शोभा जी बगीचे में बैठे कुछ सोच रही थी। तभी कमला ने आकर कहा, क्या हुआ माँ जी, क्या सोच रही हैं आप? कमला ने शोभा जी के पास बैठते हुए पूछा। क्या बताऊं कमला, यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। बेचैनी सी लगी रहती है। जब भी इस पीपल के पेड़ को देखती हूँ, पता नहीं ऐसा ही लगता है मानो पेड़ की टहनियों के बीच से कोई देख रहा है। जब से आए हैं कुछ ना कुछ हो रहा है। भगवान की फोटो हर रोज दीवार पर से नीचे गिर जाती है। दिया करो तो आधा जल के बुझ जाता है। पूरी रात कुत्ता रोता रहता है। राघव और माया भी छोटी छोटी बातों पर झगड़ते रहते हैं। पहले तो ऐसा कुछ नहीं था, जब से हम यहाँ आए हैं तब से ये सब हो रहा है। अरे माँ जी, वो सब इसलिए आपको लग रहा है कि ये आपके लिए नई जगह है और ऊपर से ये घर आखिर में है ना, इसलिए ना ही किसी गाड़ी की आवाज आती है और ना ही किसी इंसान की। इसी वजह से आपको ऐसा आभास हो रहा होगा। थोड़े दिनों में सब ठीक हो जाएगा। और रही बात फोटो गिरने की, तो कल मैं आपको दूसरी जगह कील लगा दूंगी, आप वहाँ पर फोटो लगा देना। अब आप जाकर आराम कीजिए, मैं भी खाना बना लेती हूँ। रात को तकरीबन 11 बजे लाइट चली गई। सब अपने कमरे में थे। शोभा जी ने कमला को मोमबत्ती के लिए आवाज लगाई। कोई प्रत्युत्तर नहीं मिलने पर धीरे धीरे शोभा जी रूम के बाहर निकली। तभी उन्होंने दरवाजे से थोड़ी दूर 2 चमकती आंखों को देखा जो उन्हें ही घूरे जा रही थी। ये देखकर उनकी चीख निकल गई। सब लोग हॉल में भागकर आ गए। कमला भी किचन से आ गई। राघव ने मोबाइल टॉर्च शोभा जी की ओर घुमाई तो वो बहुत डरी हुई थी। उन्होंने राघव की ओर देखते हुए दरवाजे की ओर इशारा किया और इतना ही बोल पाई, वो आंखें। राघव ने टॉर्च दीवार की ओर घुमाई। अरे माँ, ये तो एक बिल्ली है, आप बिल्ली से डर गई।
राघव ने घर का दरवाजा खोल दिया। बिल्ली लपक के बाहर चली गई। शोभा जी को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। वो कुछ भी नहीं बोल पाई। राघव ने दरवाजा बंद किया और बोला, ये बिल्ली घर में आई कैसे? पता नहीं साहब, मैंने तो शाम को ही सब खिड़की दरवाजे बंद कर दिए थे, कमला ने कहा। थोड़ी देर बाद लाइट आ गई। शोभा जी हॉल में ही सोफे पर बैठी कुछ सोच रही थी। कमला ने आकर कहा, माँ जी जाके सो जाइए, 12 बजने को आए हैं। शोभा जी ने कोई जवाब नहीं दिया। कमला ने उनके पास जाकर पूछा, क्या हुआ माँ जी, आप क्या सोच रही हैं? कमला, वो बिल्ली, शोभा जी ने लड़खड़ाती हुई आवाज में कहा। अरे माँ जी, पता नहीं कहाँ से आ गई वो बिल्ली। कल से मैं खिड़की दरवाजे बंद करने से पहले पूरे घर में देख लूंगी कि वो वापस ना आ जाए, कमला ने शोभा जी की बात को काटते हुए कहा। अरे कमला, ऐसा नहीं कह रही। वो जब मैं बाहर आई थी तो मैंने देखा कि दरवाजे के पास एक औरत का साया था, जिसके बाल हवा में लहरा रहे थे और उसकी चमकती आंखें मुझे ही देखे जा रही थी। जब राघव ने मुझ पर टॉर्च करी तो मैंने एक पल के लिए राघव को देखा और उस औरत की ओर इशारा किया। फिर जैसे ही दरवाजे के पास मैंने देखा तो वो औरत की जगह बिल्ली थी। डर के मारे मैं कुछ भी नहीं बोल पाई, शोभा जी ने डरते हुए कहा। अरे माँ जी, हॉल में अंधेरा था और शायद अंधेरे की वजह से आप बिल्ली को औरत समझ बैठी, कमला ने समझाते हुए कहा। तुम्हें क्या मैं पागल लगती हूँ? बिल्ली नीचे जमीन पर थी और मैंने जिसकी आंखें देखी वो बिल्कुल मेरे सामने थी, शोभा जी ने गुस्से से कहा। माँ जी, आप शांत हो जाइए और चलकर सो जाइए, बाकी की बातें हम कल करेंगे, रात के 12 बज गए हैं, कमला ने शोभा जी की बात को टालते हुए कहा और शोभा जी को उनके रूम में भेज दिया और खुद किचन में जाकर सो गई। रात के 3 बजे टिप 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 पानी की आवाज सुनकर कमला की आंख खुल गई। उसने जाके सिंक का नल बंद किया। जैसे ही वो जाने लगी कि तभी उसके ऊपर कुछ गिरा। उसने लाइट चालू की तो देखा उसके ऊपर खून गिरा था। वो बहुत ज्यादा डर गई। उसने ऊपर देखा, वहाँ कुछ भी नहीं था। उसी वक्त लाइट चली गई। वो बहुत ज्यादा डर गई। फिर से उसके ऊपर खून गिरा। उसने ऊपर देखा तो पंखे पर एक औरत बैठी थी। उसके लहराते हुए बाल और चमकती आंखें, उसके मुंह से खून टपक रहा था। कमला कुछ कर पाती उससे पहले ही वो औरत पंखे पर से कमला के ऊपर कूद पड़ी। सुबह के तकरीबन 5 बजे सबकी आंख बदबू की वजह से खुल जाती है। शोभा जी अपने रूम से निकलकर बाहर आती है। कमला, ओ कमला, ये बदबू कैसी आ रही है? शोभा जी ने कमला को आवाज लगाई। उतने में माया और राघव भी नीचे आ गए। क्या हो मम्मी जी, और ये बदबू किस चीज की है? माया ने अपनी आंखें मसलते हुए कहा। पता नहीं बेटा, मेरी नींद भी इसी बदबू की वजह से खुल गई। कमला को बुला रही हूँ पर कोई जवाब ही नहीं दे रही। चलो किचन में जाकर देखते हैं। किचन का नजारा देखकर माया और शोभा जी चीख पड़े और बाहर चले गए। राघव वही मूर्ति की तरह खड़ा देखता रहा। चारों ओर खून बिखरा पड़ा था और खून के बीच में पड़ी थी बिल्ली। ये वही बिल्ली थी जो रात को दिखी थी। किसी ने बिल्ली को बीच में से नोच कर खाया हुआ था, जिस पर मक्खियां उड़ रही थी। राघव बाहर चला गया। पूरे घर में बदबू फैल चुकी थी। अब तक कमला का कोई अता पता नहीं था। सब ने पूरे घर में उसे ढूंढा पर वो कहीं नहीं मिली। बदबू अब बढ़ती ही जा रही थी। आखिर में राघव और माया ने मिलकर बिल्ली को एक थैली में बंद किया और खून को साफ कर दिया। शोभा जी हॉल में सोफे पर बैठी थी। उनके दिमाग में सवालों का बवंडर चल रहा था। राघव की आवाज से वो चौंक गई। माया, तुम एक काम करो, घर की सारी खिड़कियां खोल दो ताकि बदबू बाहर चली जाए, और मैं रूम फ्रेशनर छिड़क देता हूँ। बाद में हम इस बिल्ली को हाईवे के पास किसी सुनसान जगह पर फेंक कर आ जाएंगे, राघव ने हॉल में आते हुए कहा। माया ने सारी खिड़कियां खोल दी, फिर ऊपर अपने कमरे की खिड़की खोलने गई। खिड़की खोलते ही सामने का नजारा देखकर वो चिल्लाने लगी। चीख सुनकर राघव और शोभा जी ऊपर की ओर भागे। ऊपर पहुंचकर देखा तो माया बेहोश पड़ी थी। राघव ने उसे उठाकर सोफे पर लेटाया। माँ, जल्दी पानी लेकर आओ, राघव ने माया के हाथ को मसलते हुए कहा, पर शोभा जी ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। राघव ने देखा तो वो बाहर देख रही थी। राघव ने बाहर देखा तो वो भी घबरा गया, क्योंकि पेड़ के ऊपर
कमला की लाश लटक रही थी और वो हिल रही थी मानो झूला झूल रही हो। राघव नीचे दौड़ा। शोभा जी माया को होश में लाने की कोशिश कर रही थी। राघव पीपल के पेड़ के पास पहुंच गया। उसने देखा कमला की लाश उससे 10 फीट ऊपर थी और उसके मुंह और हाथों पर से खून टपक रहा था। इतनी ऊपर ये कैसे हो सकता है? राघव सोच ही रहा था कि तभी पड़ोस वाले आ गए। सब लोग ये देखकर चौंक गए। राघव तुरंत हॉल में गया और उसने पुलिस को कॉल कर दिया। माया को भी होश आ गया था। वो नीचे आकर जोर जोर से रोने लगी। आधे घंटे बाद पुलिस पहुंची। भीड़ को एक तरफ करके इंस्पेक्टर राघव के पास आए। कहाँ है लाश? यहाँ पर सर। और राघव इंस्पेक्टर को पीपल के पेड़ के पास ले गया। लाश को देखकर इंस्पेक्टर भी घबरा गया। बड़ी मशक्कत के बाद लाश को नीचे उतारा गया। इंस्पेक्टर ने लाश की बारीकी से जांच की। हाथ और मुंह पर खून लगा हुआ था। समझ नहीं आ रहा था कि लाश को इतना ऊपर तक कैसे ले जाया गया। इंस्पेक्टर ने कांस्टेबल से कहा। थोड़ी देर बाद फॉरेंसिक टीम वहां पहुंची। लाश का मुआयना करने लगे। इंस्पेक्टर पूछताछ करने के लिए राघव के पास पहुंचे। तो राघव जी, शुरू से सब बताइए, क्या क्या हुआ था? इंस्पेक्टर ने कहा और राघव ने सारी बात बता दी। क्या मरी हुई बिल्ली आपके घर में थी और वो भी खून से लथपथ? इंस्पेक्टर ने आश्चर्यचकित होते हुए पूछा। राघव कुछ बोलता कि फॉरेंसिक डॉक्टर शिंदे वहां आ पहुंचे और साथ में एक बूढ़ी औरत जो राघव के घर के बगल में रहती थी। सर, ये सब किसी आत्मा का काम है। इस घर में आत्मा का साया है, उसी ने सब किया है। इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, बूढ़ी औरत ने कहा। हाँ राघव, जब से हम यहाँ आए हैं कुछ न कुछ अशुभ हो ही रहा है। जरूर घर पर किसी का बुरा साया है, शोभा जी ने कहा। इंस्पेक्टर कुछ बोलता उससे पहले ही डॉक्टर शिंदे बीच में बोल पड़ा। कोई आत्मा का चक्कर नहीं है, इसको ऐसा दिखाने की कोशिश की गई है बस। इस लड़की को बुरी तरह मारा गया है। उसके पैर और हाथ की हड्डियां तोड़ दी गई है और गले की हड्डियों का तो नामो निशान नहीं है, मानो वहाँ कुछ था ही नहीं। ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। और उसके हाथों और मुंह के अंदर मुझे किसी जानवर के बाल मिले हैं और वो बाल बिल्ली के हैं। इंस्पेक्टर ने बीच में ही बात काटते हुए पूछा। क्या? तुम्हें कैसे पता? तभी डॉक्टर ने कहा। इंस्पेक्टर, मरने से पहले इस लड़की ने एक बिल्ली को मार के खाया है। क्या? कोई बिल्ली को कैसे खा सकता है, वो भी ऐसे बीच में से फाड़ के? इंस्पेक्टर ने पूछा। ये केस बहुत पेचीदा है। लगता है इस लड़की को किसी ने पहले सम्मोहित किया, सम्मोहित करके उससे ये काम करवाया और बड़ी चालाकी से उस लड़की को मार दिया ताकि सबको ये लगे कि ये कोई आत्मा का चक्कर है, डॉक्टर ने कहा। इतना सब कुछ हो रहा था और आप लोग चैन से सो रहे थे? कहीं ये खून आप सबने मिलकर तो नहीं किया? इंस्पेक्टर ने राघव को घूरते हुए पूछा। अब तक चुप बैठी माया अब बोल उठी। आपको हम खूनी लगते हैं? हम सब शरीफ लोग हैं सर। वो तो हम पता लगा ही लेंगे कि आप लोग कितने शरीफ हैं, इंस्पेक्टर ने व्यंग्य करते हुए कहा। लाश का पंचनामा करके ले गए। शाम हो चुकी थी। पूरे घर में कब्रिस्तान सी शांति थी। सुबह से किसी ने कुछ नहीं खाया था। तीनों हॉल में बैठे बस सोच रहे थे कि ये सब कैसे हो गया। जब बेचारी को हमारी सबसे ज्यादा जरूरत थी तभी हम उसके साथ नहीं थे, शोभा जी ने रोते हुए कहा। मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा कि वो अब नहीं रही, माया ने कहा। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि हमें पता कैसे नहीं चला जब ये सब कुछ हो रहा था, राघव ने कहा। क्योंकि ये काम किसी इंसान का नहीं, आत्मा का है, माया ने कहा। क्या बकवास कर रही हो तुम? पढ़ी लिखी होकर ऐसी बातें? वो बुढ़िया की बात मान रही हो तुम? डॉक्टर ने कहा ना कि सम्मोहित किया गया था उसे, राघव ने चिल्लाते हुए कहा। अच्छा, तो ये बताओ लाश इतनी ऊपर पहुंची कैसे? कोई इंसान किसी को पेड़ पर 10 फीट ऊंचाई पर कैसे ले जा सकता है? माया ने गुस्से में कहा। वो तो पुलिस पता लगा ही लेगी, राघव ने कहा। उधर इंस्पेक्टर अपने कैबिन में बैठे सोच रहे थे कि तभी वहाँ पर सब इंस्पेक्टर आ पहुँचे। सर, मैंने राघव, माया और कमला की कॉल डिटेल्स निकाल ली है, पर कुछ खास मिला नहीं, सब इंस्पेक्टर ने कहा। इंस्पेक्टर कुछ और बोलता उससे पहले उसका फोन बजने लगा। उसने देखा तो डॉक्टर शिंदे का कॉल था। हाँ डॉक्टर साहब,
कोई सुराग मिला क्या? सर, आपको सुन के धक्का लगेगा, शायद तुम विश्वास भी ना करो, पर जब मैंने कमला की बॉडी चेक की तो मुझे पता चला कि उसके शरीर में दिल ही नहीं है। क्या? सर, आप होश में तो हो? ये क्या बोल रहे हो? इंस्पेक्टर ने सवालों की बौछार लगा दी। हाँ इंस्पेक्टर, मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा था, पर यही सच है। बिना बॉडी को काटे किसी का दिल निकालना इम्पॉसिबल है। चलो, मैं तुम्हें कुछ दूसरे टेस्ट करके फिर से कॉल करता हूँ। यहाँ दूसरी ओर माया अपने बेडरूम में सोच में डूबी हुई थी। तभी कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। राघव, दरवाजा खुला ही है, अंदर आ जाओ। लेकिन फिर भी दस्तक होती रही। माँ जी, आप है क्या? दरवाजा खुला है, अंदर आ जाइए। कोई जवाब नहीं मिलने पर उसने उठकर दरवाजा खोला, पर वहाँ कोई नहीं था। दरवाजा बंद करके जैसे ही वो पीछे मुड़ी तो सामने कमला खड़ी थी। माया चिल्लाकर वहीं बेहोश हो गई। तकरीबन आधे घंटे बाद जब माया को होश आया तो देखा शोभा जी और राघव उसके पास ही बैठे थे। क्या हुआ माया, तुम बेहोश कैसे हो गई? और ऐसा क्या देख लिया कि तुम्हारी चीख निकल गई? राघव ने माया से पूछा। वो कमला यही इसी जगह खड़ी थी, माया ने कहा। माया, कमला मर चुकी है, तुम्हारा वहम है ये सब। उस बूढ़ी औरत की बात को तुमने ज्यादा ही सीरियसली ले लिया है, तुम आराम करो, राघव ने कहा। चलो बेटा, इसे यहाँ सोने दो, हम नीचे चलते हैं, शोभा जी ने कहा और दोनों रूम से निकलकर बाहर आ गए। बेटा, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ, शोभा जी ने सीढ़ियाँ उतरते हुए कहा। देखो माँ, अगर कमला और भूत प्रेत के अलावा कोई बात करनी हो ना तो ही मुझसे करना। अब मैं इन सब के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता, राघव ने गुस्से में कहा। ठीक है तो फिर जा रही हूँ मैं अपने कमरे में आराम करने। और शोभा जी भी गुस्से में चली गई अपने कमरे में। ये सब उस बूढ़ी औरत की वजह से हो रहा है, उसी ने इन लोगों के दिमाग में भूत प्रेत का कीड़ा डाला है, राघव अपने मन में ही सोचने लगा। यहाँ डॉक्टर शिंदे अपनी लैब में कमला की बॉडी का एक्सरे चेक कर रहे थे कि तभी उन्हें लगा जैसे पीछे कोई खड़ा है। उन्होंने तुरंत मुड़कर देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था। फिर से वही हुआ। डॉक्टर जैसे ही अपना काम करने लगे, फिर से उन्हें यही एहसास हुआ कि पीछे कोई है। उन्होंने फिर से देखा पर कोई नहीं था। शिंदे ने पानी की बोतल निकाली और पानी पीने लगे। तभी उनके पीछे गर्दन पर किसी की सांसों को उन्होंने महसूस किया, जैसे कोई उनके बिल्कुल नजदीक खड़ा हो। वो बुरी तरह डर गए और जब मुड़कर पीछे देखा तो वहाँ कोई नहीं था। लगता है मुझे घर जाकर आराम करना चाहिए, डॉक्टर शिंदे मन ही मन बुदबुदाए। वो जैसे ही लाइट ऑफ करने वाले थे कि उन्हें कुछ गिरने की आवाज आई। देखा तो कमला की बॉडी के स्ट्रेचर के पास चाकू गिरा था। अब उन्हें डर लगने लगा था। धीमे कदमों से वो आगे बढ़े। उन्होंने चाकू उठाया और ऊपर रख दिया। फिर जैसे ही उनकी नजर स्ट्रेचर पर पड़ी, वो घबराकर पीछे गिर पड़े। उन्होंने फिर हिम्मत की और खड़े हुए और स्ट्रेचर की ओर देखा। उनका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था, क्योंकि स्ट्रेचर पर कमला की जगह उनकी खुद की लाश थी और गले पर रस्सी के निशान। वो कुछ समझे उससे पहले ही उस लाश की आंखें खुल गई। डॉक्टर शिंदे गिरते संभलते हुए लैब से बाहर भागे और सीधा अपनी गाड़ी में बैठकर अपने घर की ओर निकल पड़े। यहाँ माया और राघव सो रहे थे कि तभी माया ने एक आवाज सुनी, माया, माया। जैसे उसकी आंख खुली उसने देखा उसके ऊपर एक औरत बैठी हुई है जिसके बाल आगे की ओर है। माया चीखना चाहती थी, बगल में सोए राघव को जगाना चाहती थी, पर उसका शरीर मानो पेड़ के माफिक अकड़ गया था। वो औरत लगातार उसका नाम पुकारे जा रही थी। माया ना तो हिल पा रही थी और ना ही अपनी आंखें बंद कर पा रही थी। उस औरत ने माया का गला जोर से दबाया। माया को बहुत दर्द हो रहा था। वो दर्द से तड़प रही थी कि अचानक उसकी आंख खुल गई। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था और कांप रहा था। कितना भयानक सपना था, माया मन ही मन सोचकर बेड से उठकर वॉशरूम की ओर गई। उसने अपना मुंह धोया और जैसे ही खुद को आईने में देखा वो डर गई, क्योंकि उसके गले पर किसी की उंगलियों के निशान थे। वो वॉशरूम से बाहर गई राघव को जगाने, पर बाहर निकलते ही उसने देखा कि वो किसी और रूम में है।
उसने आसपास देखा तो पता चला कि ये उसी का रूम है, पर उसके कमरे का हुलिया पूरी तरह बदल गया था। तभी वहाँ पर एक औरत आई। ये मेरे घर को क्या हो गया है और आप कौन हैं? माया ने चिल्लाते हुए उस औरत से पूछा, पर उस औरत ने ना ही माया की ओर देखा और ना ही उसे कोई जवाब दिया। उस औरत ने अपने पर्स में से मोबाइल निकाला और किसी को कॉल करने लगी। तभी एक आदमी अंदर आया और लोहे का पाइप उस औरत के सिर पर मार दिया। वो औरत चिल्लाई और जमीन पर गिर पड़ी और वो आदमी बाहर भाग गया। ये देखकर माया की भी चीख निकल गई। वो उस औरत के पास पहुंची। उसमें अभी भी जान बाकी थी। माया ने औरत को उठाने की कोशिश की, पर माया का हाथ उस औरत के आर पार हो गया। माया घबरा कर पीछे हट गई। वो आदमी वापस आया और उस औरत को उठा कर ले गया। माया भी पीछे पीछे जाने लगी। वो औरत बड़बड़ा रही थी, ये घर मेरा है, तुम इस पे कभी कब्जा नहीं कर पाओगे। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, जो भी यहाँ रहने आएगा सबको मार दूंगी। उस औरत को वो पीपल के पेड़ के पास ले गया, जहाँ 4 लोग और मौजूद थे, जहाँ रस्सी बंधी हुई थी। उस औरत के गले में रस्सी लगाई गई और रस्सी का दूसरा छोर खींचने लगे। थोड़ी देर में उस औरत की लाश पीपल के पेड़ पर झूल रही थी। माया, उठो माया। राघव ने माया को आवाज लगाई। माया ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। वो अपने ही कमरे में थी। वो तुरंत उठकर आईने के पास गई। उसने देखा वो हाथ का निशान अब वहाँ नहीं था। क्या हुआ माया, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? राघव ने पूछा। माया ने हाँ में सिर हिला दिया, क्योंकि उसे खुद पता नहीं चल रहा था कि उसने जो देखा वो सच था या एक डरावना सपना। इंस्पेक्टर अपने कैबिन में बैठे केस के बारे में सोच ही रहे थे कि तभी सब इंस्पेक्टर वहाँ दौड़कर अंदर आ गया। सर जल्दी चलिए, डॉक्टर शिंदे ने पंखे पर लटक कर आत्महत्या कर ली है। क्या? इंस्पेक्टर चिल्लाते हुए खड़ा हो गया। सभी लोग डॉक्टर शिंदे के घर पहुँचे। अपने ही बेडरूम में शिंदे की लाश लटक रही थी। क्या हुआ था यहाँ पर? इंस्पेक्टर ने नौकर से पूछा। सर, शिंदे साहब जब घर आए थे तो बहुत डरे हुए से थे। उन्होंने खाना खाने से भी मना कर दिया। रात के 9 बजे मैं अपने घर चला गया। जब सुबह आया तो देखा, और नौकर रोने लगा। सर यहाँ आइए। सब इंस्पेक्टर ने इंस्पेक्टर को आवाज लगाई। क्या हुआ, कुछ सबूत मिला? सर, ये आत्महत्या नहीं, खून है। क्या? ये तुम कैसे कह सकते हो? सर, पूरे रूम में कहीं पर भी टेबल नहीं है, तो फिर डॉक्टर शिंदे ने खुद को फांसी लगाई कैसे? हाँ, ये बात तो सही है तुम्हारी। अभी दूसरे फॉरेंसिक एक्सपर्ट को बुलाकर लाश का पंचनामा कर दो और उनकी फैमिली को खबर कर दो। तब तक मैं नीचे वॉचमैन से पूछताछ कर लेता हूँ। यहाँ माया किचन में खाना बना रही थी कि तभी अवन अपने आप चालू हो गया। वो डर के मारे पीछे हो गई। थोड़ी देर में अवन अपने आप बंद हो गया। माया ने जल्दी से अपना काम खत्म किया और अपने रूम में चली गई। रूम में जाकर उसने देखा तो शोभा जी बेड पर बैठे बाहर पीपल के पेड़ को देखे जा रही थी। क्या हुआ माँ जी? माया ने पास में बैठते हुए पूछा। कुछ नहीं बेटा, बस ऐसे ही। बहुत याद आती है कमला की। बहुत ख्याल रखती थी वो मेरा। पता नहीं कमला को किसने मार दिया? शोभा जी ने कहा। हाँ माँ जी, कमला के बिना घर सूना सूना लगता है। माया की आंखें नम हो गई। एक बात बताओ माँ जी, मुझे ऐसा लगता है इस घर में कुछ तो है जो हमारी समझ से परे है। मुझे हर बार ऐसा लगता है जैसे मुझे कोई देख रहा है। माया कुछ बोलती कि उससे पहले ही रूम के दरवाजे के पास से आवाज आई। बेटा, दोपहर के 1 बज गए हैं, खाना नहीं खाना क्या? माया ने मुड़कर देखा तो वहाँ पर शोभा जी खड़ी थी। माया डर गई। उसने अपनी बगल में देखा तो वहाँ कोई नहीं था। वो बहुत ज्यादा डर गई और सोचने लगी कि अब तक वो किससे बात कर रही थी। माया शोभा जी के पास जाकर रोने लगी। शोभा जी ने माया को बिठाया। क्या हुआ माया, तुम क्यों रो रही हो? माँ जी, मुझे इस घर में नहीं रहना। कल से मेरे साथ अजीबोगरीब हादसे हो रहे हैं। माया ने रोते हुए अब तक की सारी बातें बता दी। माया की बात सुनकर शोभा जी के माथे पर चिंता की लकीरें उभर पड़ी। यहाँ इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर दोनों मिलकर फॉरेंसिक लैब की फुटेज चेक कर रहे थे। ये देखो, डॉक्टर शिंदे ने कुछ देखा कमला की लाश के पास और फिर वो पीछे हट गए और वहाँ से भाग गए। चलो जल्दी लाश के पास जाकर चेक करते हैं।
इंस्पेक्टर ने सब इंस्पेक्टर से कहा। दोनों ने पूरी लैब चेक कर ली पर उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा। फिर इंस्पेक्टर ने कहा, देखो आज 3 दिन हो गए हैं कमला को मरे हुए, लेकिन उसकी लाश में ना ही अकड़न है ना ही लाश सड़ने लगी है। ये केस दूसरे केस जैसा नहीं है। कमला की लाश 10 फीट ऊपर लटकाना, डॉक्टर शिंदे की मौत हो जाना, हो ना हो, ये सब उस बंगले से जुड़ा हुआ है। मुझे भी यही लगता है सर, ये काम किसी इंसान का नहीं है। लेकिन इंस्पेक्टर ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। एक काम करो, तुम इस बंगले की कुंडली निकालो। पहले कौन रहता था सब कुछ। अब तो जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता ना, मुझे चैन नहीं मिलेगा। इंस्पेक्टर ने कहा। शाम हो चुकी थी। माया किचन में थी। फिर से अवन चालू हो गया। माया बहुत घबरा गई। फिर उसने देखा अवन के अंदर कुछ घूम रहा था। माया ने डरते डरते उस अवन का दरवाजा खोला और अंदर की चीज देखते ही वो चीखती चिल्लाती हुई बाहर भागी। अवन में खून से लथपथ राघव का कटा हुआ सिर था। वो गोल गोल घूम रहा था। क्या हुआ? शोभा जी भी कमरे से दौड़कर बाहर आ गई। माँ, वो राघव अवन में। इतना बोलकर माया रोने लगी। चलो दिखाओ, क्या देखा तुमने? और दोनों किचन में गए। माया चौंक गई। अवन तो खुला था पर राघव का सिर वहां नहीं था। तुमने क्या देखा वो तो बताओ, शोभा जी ने पूछा। माया ने रोते हुए सब बता दिया। उतने में राघव आ गया। दोनों को ऐसी हालत में देखकर उसने चिंतित स्वर में पूछा, क्या हुआ? और माया तुम रो क्यों रही हो? माया और जोर जोर से रोने लगी। राघव ने माया को हॉल में बिठाया। फिर माया ने अब तक की सारी बातें बता दी। मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा ये सब क्या हो रहा है, राघव ने कहा। बेटा, इस घर में किसी आत्मा का वास है। तुम मानो या ना मानो, यही हकीकत है, शोभा जी ने कहा। मेरा दिल तो अभी भी मानने को तैयार नहीं है, पर जो हो रहा है उसे देखकर अनदेखा भी तो नहीं कर सकते, राघव ने कहा। यहाँ दूसरी तरफ, सर, बंगले के बारे में सारी डिटेल्स मिल गई है, सब इंस्पेक्टर ने कैबिन में आते हुए कहा। सर, सालों से इस बंगले में विजय, उसकी वाइफ प्रिया और उसका बेटा राहुल रहते थे। विजय की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। कुछ सालों बाद प्रिया ने विजय के भाई चिराग को वो बंगला बेच दिया था और वहाँ से चली गई। कुछ सालों के बाद चिराग की बेटी और बीवी ने आत्महत्या कर ली उस घर में। उसके बाद चिराग ने इस घर को मनहूस मान लिया और किसी आदमी को बेच दिया। वो विदेश में रहता था, साल में 1-2 बार यहाँ आता था और बाद में उसने ये घर राघव और माया को बेच दिया। अच्छा, लेकिन इससे तो कुछ साबित नहीं होता। मुझे तो ना राघव और उसकी फैमिली पर ही शक है। बड़ी बेहतरीन तरीके से जुर्म को अंजाम दिया है और भूत वाला एंगल दिखा दिया। एक काम करो, तुम उस बूढ़ी औरत को कल सुबह यहाँ ले आओ, जिसने कहा था ना कि ये भूत का चक्कर है, इंसान का नहीं। जी सर, सब इंस्पेक्टर ने कहा। यहाँ रात के 3 बजे शोभा जी को सीने में भारीपन महसूस हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर देखा तो उनके ऊपर काली बिल्ली बैठी थी जो उन्हें ही घूरे जा रही थी। शोभा जी ने जैसे ही उसे हटाने की कोशिश की, उस बिल्ली ने शोभा जी पर अपने हाथों से वार किया। बिल्ली के बड़े नाखूनों के वार की वजह से उनके चेहरे से खून निकलने लगा। शोभा जी चिल्लाने लगी। माया और राघव दौड़कर नीचे पहुंचे। तब तक वो बिल्ली चली गई थी। शोभा जी दर्द से तड़प रही थी। क्या हुआ माँ? ये क्या हुआ आपके चेहरे पर? राघव ने पूछा। वो बिल्ली, काली बिल्ली ने मुझ पर वार किया। माँ जी को बहुत खून निकल रहा है राघव, तुम जल्दी से इन्हें हॉस्पिटल ले जाओ, जल्दी, माया ने कहा। तुम भी साथ चलो माया, तुम्हारा रात को यहाँ अकेले रुकना ठीक नहीं है, राघव ने कहा। तीनों हॉस्पिटल के लिए निकल गए। सुबह 5 बजे जब वो लौटे तो वो देखते ही हैरान रह गए। राघव ने तुरंत इंस्पेक्टर को कॉल किया। सर, मैं राघव बोल रहा हूँ, जल्दी यहाँ आ जाइए। हाँ बोलो, क्या हुआ? और तुम डरे हुए क्यों लग रहे हो? सर, आप प्लीज जल्दी यहाँ आ जाइए, जल्दी, राघव ने कहा। अरे पर हुआ क्या, ये तो बताओ पहले। सर, यहाँ पीपल के पेड़ पर किसी आदमी की लाश लटक रही है, राघव ने कहा। क्या? इंस्पेक्टर ने चिल्लाते हुए कहा। थोड़ी देर में पुलिस का काफिला आ पहुंचा।
इंस्पेक्टर ने देखा तो लाश को वैसे ही लटकाया गया था जैसे कमला की लाश को लटकाया गया था। लाश को नीचे उतारा गया। लाश को चेक करो, कोई आइडेंटिटी मिलती है क्या? इंस्पेक्टर ने सब इंस्पेक्टर से कहा। अरे सर, ये तो चिराग है, सब इंस्पेक्टर ने कहा। पर ये वही चिराग है, ये कैसे पता चलेगा? इंस्पेक्टर ने कहा, सर ये वही चिराग है क्योंकि इसके ड्राइविंग लाइसेंस पर इसी घर का एड्रेस है, सब इंस्पेक्टर ने कहा। ओह अच्छा, पर एक बात समझ नहीं आ रही कि ये यहाँ पर क्यों आया होगा, वो भी इतनी सुबह? इंस्पेक्टर ने पूछा। सर आप इसे जानते हैं? राघव ने इंस्पेक्टर से पूछा। हाँ राघव, ये घर सबसे पहले इनके भाई का था, फिर इसने खरीद लिया था। वैसे आप लोग इतनी सुबह कहाँ गए थे? इंस्पेक्टर ने पूछा। राघव ने सारी बातें बता दी। लाश का पंचनामा करके भेज दिया गया। सर मुझे आपसे कुछ बात करनी है, माया ने कहा। क्या हुआ माया, कौन सी बात करनी है तुम्हें? राघव ने पूछा। आप सब हॉल में आइए, मैं आपको बताती हूँ। सब हॉल में इकट्ठा हो गए। माया ने सारी बात बता दी कि कैसे उसने सपने में किसी औरत का खून होते हुए देखा और उसे उसी पेड़ पर लटका दिया गया। क्या माया जी, सपने की बात को सच मान रही है? आपने कमला की लाश को लटकते हुए देखा था, इसीलिए आपको सपने में भी ऐसा ही दिखाई दिया। उस बूढ़ी औरत ने आप लोगों के दिमाग में भूत की बात को बिठा दिया है, इसीलिए आपको इस तरह के वहम हो रहे हैं, इंस्पेक्टर ने कहा। एक काम करो, उस बूढ़ी औरत को यहाँ पर लेकर आओ। सब इंस्पेक्टर बूढ़ी औरत को ले आया। क्या हुआ, मुझे यहाँ क्यों बुलाया? यहाँ दूसरा खून हुआ है। एक बात बताइए, आप तो बगल में ही रहती है ना, इतना सब हो गया, आप थी कहाँ? इंस्पेक्टर ने पूछा। सर ये सो रही थी, सब इंस्पेक्टर ने कहा। हाँ सर, मैं नींद की गोली खा के सोती हूँ, इसीलिए आँख कभी कभी देर से खुलती है, बूढ़ी औरत ने कहा। आपका नाम? जी माधवी। सर पर खून किसका हुआ है? माधवी जी ने पूछा। चिराग का। आप जानती हैं उन्हें? पहले वो इसी बंगले में रहता था, इंस्पेक्टर ने पूछा। हाँ सर, बहुत घटिया इंसान था, उसने धोखे से इस घर को हासिल किया था। प्रिया मुझे अपनी सारी बातें बताती थी, बेटी जैसी थी वो मेरे लिए। उसने बताया था कि चिराग इस घर को हथियाने की फिराक में है, माधवी जी ने कहा। अभी कहाँ पर है प्रिया? इंस्पेक्टर ने पूछा। सर इस चिराग ने उसको कहीं गायब कर दिया है, उसको और उसके बच्चे राहुल को। जब मैंने चिराग से पूछा तो उसने बताया कि प्रिया ये घर मेरे नाम करके पुणे चली गई। तब से लेकर आज तक मैंने उसे नहीं देखा, ना ही उसका फोन लगता है। सर चिराग ने उसको मार दिया है और पेड़ पर लटका दिया है, वैसे ही जैसे कमला की लाश लटकी मिली थी। माधवी आगे कुछ बोलती उससे पहले ही इंस्पेक्टर ने उसे टोकते हुए कहा। अभी तो आपने कहा था कि चिराग ने कहा कि वो घर बेचकर चली गई, और अब आप कह रही हैं कि चिराग ने प्रिया को मार दिया। ये कैसी बातें हैं? सर प्रिया के जाने के बाद मुझे एक दो बार एक जैसा ही सपना आया, जिसमें मैंने देखा कि चिराग ने प्रिया को पीछे सर पर मारा और फिर उसे पेड़ पर लटका दिया, और बाद में राहुल को भी गला दबा के मार दिया। क्या? सर देखा, मैंने अभी आपको जो बताया वही माधवी जी ने बताया। मुझे भी ऐसा ही सपना आया था सर। ये सब प्रिया की आत्मा कर रही है, वो किसी को नहीं छोड़ेगी सर, माया ने कहा। अब तो पक्का ये उसी का किया हुआ है। चिराग की बीवी को और उसकी बेटी को भी इस घर में किसी का तो आभास होता था। उन लोगों ने भी खुदकुशी कर ली। बचा चिराग, वो भी आज मारा गया। सर आप इस केस में कुछ नहीं कर सकते, ये किसी इंसान का किया हुआ नहीं है, माधवी जी ने कहा। देखिए हम इन सपनों और भूत प्रेत में नहीं मानते। ये भी तो हो सकता है कि आप सबके सब मिले हुए हो और पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हो, इंस्पेक्टर ने कहा। देखिए सर, मैं भी आप ही की तरह भूत प्रेत में नहीं मानता, पर दोनों लोगों को एक जैसा सपना आना और ऐसा सब होना इस घर में, इसको आप अनदेखा तो नहीं कर सकते ना, राघव ने कहा। ठीक है, अभी तो हम चलते हैं, जरूरत पड़ी तो वापस आएंगे, इंस्पेक्टर ने खड़े होते हुए कहा। सुनो, अपना एक आदमी इन सब पर नजर रखने के लिए लगा दो, इंस्पेक्टर ने जीप में बैठते हुए कहा। रात के 2 बजे कुछ आवाज होने की वजह से राघव की आंख खुली। आंख खुलते ही
उसकी चीख निकल गई। पंखे पर शोभा जी लटकी हुई थी, पैर ऊपर और सिर नीचे की ओर, झूला झूल रही हो वैसी झूल रही थी। राघव की चीख सुनकर माया भी जाग गई। उसकी भी डर के मारे चीख निकल गई। वो लोग बेड पर से उठकर बाहर की ओर भागे, पर दरवाजा खुला ही नहीं। शोभा जी अब ठीक उनके सामने खड़ी थी, खुले बाल, सफेद आंखें, सिर में से निकलता खून। ये सब देखकर दोनों चिल्लाने लगे। उनके चिल्लाने की आवाज सुनते ही बाहर खड़े हवलदार ने इंस्पेक्टर को कॉल कर दिया। सर जल्दी आइए, घर में से चिल्लाने की आवाजें आ रही है। थोड़ी देर में इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर वहां आ पहुंचे। उन्होंने दरवाजा खटखटाया पर किसी ने नहीं खोला। एक बार फिर राघव और माया की चीख सुनाई दी। शोभा जी माया पर झपट पड़ी। वो माया का गला दबा रही थी और बोलती जा रही थी, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको मार दूंगी, ये घर सिर्फ और सिर्फ मेरा है। राघव उसे छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, पर एक हाथ से शोभा जी ने राघव को एक और फेंक दिया। इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर ने मिलकर दरवाजा तोड़ दिया। दरवाजा टूटने की आवाज से शोभा जी रुक गई। मौके का फायदा उठाकर माया ने शोभा जी को धक्का दे दिया और दोनों ने दरवाजा खोलने की कोशिश की। इस बार दरवाजा खुल गया। दोनों नीचे दौड़कर हॉल में चले आए। क्या हुआ राघव, तुम लोग चीख क्यों रहे थे? इंस्पेक्टर ने पूछा। सर वो माँ। राघव ने ऊपर की ओर इशारा करते हुए कहा। इंस्पेक्टर कुछ बोलता उससे पहले ही उसने शोभा जी को सीढ़ियों से उतरते हुए देखा, लेकिन उन्हें इस तरह देखकर इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर दोनों चौंक गए, क्योंकि शोभा जी उल्टे पैर सीढ़ियां उतर रही थी। देखिए शोभा जी, आप हमें ये सब करके डरा नहीं सकती, इंस्पेक्टर ने कहा। शोभा जी अभी भी पीठ करके खड़ी थी। फिर अचानक उनका सिर पीछे घूम गया। ये देखकर सब लोग डर गए। शोभा जी बस हंसती जा रही थी और उनका सिर गोल गोल घूम रहा था। हवलदार ये सब देखकर ही बेहोश हो गया। सब बाहर की ओर भागे, पर दरवाजे पर एक छोटे बच्चे की आत्मा खड़ी थी, जो धीमे धीमे उन लोगों के पास आ रही थी। तुम दोनों हो कौन? इंस्पेक्टर ने लड़खड़ाती हुई आवाज में पूछा। वही जिसको तुम सुबह से ढूंढ रहे हो, कॉल डिटेल्स निकालकर, शोभा जी ने हंसते हुए कहा। प्रिया? इंस्पेक्टर ने कहा। हाँ, सही पहचाना, सबको मार दूंगी, जैसे तुम्हारे उस डॉक्टर को मारा, प्रिया ने कहा। पर क्यों? डॉक्टर शिंदे को क्यों मारा तुमने? उन्होंने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? इंस्पेक्टर ने पूछा। वो चिराग का दोस्त था। चिराग ने जिन 4 लोगों के साथ मिलकर मुझे पेड़ पर लटकाया था, उसमें से एक आपका डॉक्टर शिंदे भी था। जब उसने कमला की लाश को देखा, वो तभी डर गया। आपके सामने दिखावा किया कि भूत प्रेत कुछ नहीं होता। उसने जब ये बात चिराग को बताई तो वो भी डर गया कि कहीं पुलिस पूछताछ करते करते उसके पास ना पहुंच जाए। फिर दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया और आपको ये बता दिया कि कमला के सीने में दिल ही नहीं है, जिससे आपको ये लगे कि ये काम किसी भूत प्रेत का है और आप ये केस बंद कर दो। उन 4 में से एक डॉक्टर शिंदे थे, पर जब ये बात उसे पता चली कि डॉक्टर शिंदे की मौत हो गई है, तो वो चुपके से यहाँ आया, पीपल के पेड़ के पास, जहाँ मुझे और मेरे बेटे को गाड़ा गया था, मेरे कंकाल को जलाने, पर वो खुद ही मारा गया। और अब तुम सबकी बारी। दोनों आगे बढ़ते जा रहे थे, तभी पीछे से आवाज आई, रुक जाओ बेटा, जाने दो इन्हें। सबने पीछे मुड़कर देखा तो माधवी जी खड़ी थी। नहीं, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। तुम मुझे अपनी माँ समझती हो ना बेटा, तो उसी रिश्ते के नाते मेरी बच्ची, जाने तो इन लोगों को, ये सब निर्दोष है। तुम्हारा बदला पूरा हो चुका है, चिराग मारा गया। अब तुम भी चली जाओ अपने बच्चे को लेकर, माधवी जी ने रोते हुए कहा। नहीं, मेरा बदला पूरा नहीं हुआ। अभी भी वो तीनों जिंदा है जिसने चिराग की मदद की थी मुझे मारने में, प्रिया ने चिल्लाते हुए कहा। हम उन्हें सजा दिलवाएंगे प्रिया। वो कौन थे? तुम सिर्फ हमें नाम बताओ, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, उनको उनके किए की सजा जरूर मिलेगी, इंस्पेक्टर ने कहा।
इंस्पेक्टर की बात सुनकर प्रिया कुछ शांत हुई। उसने उन तीनों आदमियों का नाम बताया और कहने लगी, जब तक मेरा और मेरे बेटे का अंतिम संस्कार नहीं होगा, हमें मुक्ति नहीं मिलेगी। उस पीपल के पेड़ के नीचे हमारा कंकाल है, उसका अग्निदाह कर दीजिए, हमें मुक्ति मिल जाएगी। इतना बोलते ही पूरे घर में शांति प्रसर गई। शोभा जी का निष्प्राण शरीर जमीन पर गिर गया। राघव और माया का रो रो कर बुरा हाल हो गया। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि शोभा जी उन्हें ऐसी छोड़कर चली जाएगी। पुलिस ने गड़े हुए कंकाल निकाले। उन्हें और शोभा जी को राघव ने विधिवत अग्निदाह दिया। थोड़े दिनों में पुलिस ने उन तीनों आदमियों को भी पकड़ लिया। तकरीबन 2 महीने बाद, चलो माया, टेम्पो आ गया है, राघव ने कहा। राघव ने ये घर बेच दिया। इस घर ने उनसे उनकी माँ को छीन लिया था। घर को लॉक करके राघव ने मुड़कर घर को देखा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। जिस बंगले को उसने इतने प्यार से, एक उम्मीद से खरीदा था, वो उनकी जिंदगी में एक श्राप बनकर आया था। कैसी लगी आपको ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानियां पसंद आती है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगा। चलिए, ऐसी और भी भूतिया, डरावनी और रहस्यमयी कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा।